हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर करेंगे। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी इसको मैंने सबको क्लियर करा दिया है। आज हम सीखेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। ओके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 to 6 मार्क्स में आती है ये एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ओके, तो देखिए कैसे करना है। जैसे होता क्या है, एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट को अगर हमें सॉल्व करना हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे अभी तक हमने पहले करी थी, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, एक्सपेंड कर लिया करते थे, इसको खोल लिया करते थे। कैसे, पहली रो से या पहले कॉलम से। बट अभी वैसे नहीं करना है हमें। अब क्या करना है, थोड़ा सिंपल बनाना है क्वेश्चन को और प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें। अभी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जिसका आपको यूज करना है अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 से स्टार्ट करते हैं और इसके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर्टी जरूर लिख लेना एक कॉपी में, ताकि आपको आगे भी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि एक डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक डिटरमिनेंट है, तो ये तो पता है क्या होता है, ये रो 1 होती है, रो 2 होता है, ये रो 3, और ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है, ये होते हैं। अगर ये कहने का मतलब है कि अगर इसके हम इंटरचेंज कर दे रो को या रो को कॉलम में, जैसे कि ये 1 2 3 है, तो मैंने इसको 1 2 3 को ऐसे लिख दिया, 4 5 6 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और 7 8 9 को ऐसे लिख दिया। क्या हुआ यहाँ पर, मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो सपोज इसका आंसर सॉल्व करने पे आ रहा था 10 आ रहा था। ओके, सो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 10 रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी 1। ओके, ये प्रॉपर्टी 1 थी, तो ये याद रखना। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी 2 क्या है। तो प्रॉपर्टी 2 कहाँ है, ये रही प्रॉपर्टी 2। सो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। अच्छा, तो देखिए क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको सॉल्व करने पे सपोज आ रहा था हमारे पास 10, कुछ भी नंबर ले लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कांस्टेंट ले लेते हैं कोई भी। तो हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है 10। अब प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि अगर इसके हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं आपस में, ठीक है, तो उनके साइन और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये हमें पता है कि रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। अब अगर मैं रो 1 को इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन होता है, इंटरचेंज कर दूं रो 2 से, तो रो 1 ये थी, रो 2 ये थी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 4 5 6, यहाँ जाएगा 1 2 3 और यहाँ जाएगा 7 8 9। तो अभी भी इसका आंसर क्या रहेगा, 10 रहेगा, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। एक बार और समझ लो, देखो जैसे कि एक डिटरमिनेंट है ये, ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर दूं, इसके कॉलम चेंज कर दूं, सपोज ये 4 1 7 है, कॉलम 1 को मैं इंटरचेंज कर दूं किससे, कॉलम 3 से। यहाँ पर 6 3 9 लिख दूं और यहाँ पर 5 2 8 और यहाँ पर 4 1 7। तो इसका आंसर अभी भी 10 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का था तो अब पॉजिटिव 10 आएगा। समझ में आ रहा है ना, कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो को या दो कॉलम को एक दूसरे के साथ हम इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना फर्क होता है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये थी, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 की जैसे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर मैं 4 8 9 ये लिख दिया मैंने। अब दिख रहा है आपको R1 और R3, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब कि सेम है ये, देखो इसके सारे एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट सेम है, तो इस कंडीशन में इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0।
अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी 3 थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आगे यूज़ होगी काफ़ी क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 4, ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो or column of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। सिंपल काफी। ये भी क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि देखिए पहले एक चीज बताता हूँ आपको, मल्टीप्लाई का डिफरेंस क्या है। एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, 3 का मतलब, लिखने का मतलब ये है कि इस 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, सबसे होगी। नो के नो एलिमेंट है, सबसे होगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में चेंज है। क्या चेंज है डिटर्मिनेंट में, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, ठीक है, तो इस 3 की मल्टीप्लाई या तो मैं कॉलम 1 से, रो 1 से कर सकता हूँ, या कॉलम 1 से, या रो 2 से, या कॉलम 2 से, मतलब किसी एक से करूंगा मैं, ठीक है। इस 3 की मल्टीप्लाई चाहे मैं इस पूरे से कर दूं, या इससे कर दूं, या इससे, या फिर इससे, या इससे, या फिर इससे, मतलब होगी एक ही बात, चाहे मैं किसी से भी कर दूं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का, वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर खाली ये लिखता हूँ, एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने यही वाला, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास k आ रहा है, ओके। अब मैं इसके आगे 3 पुट कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे एलिमेंट को, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, तो वो भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये 3 को चाहे तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, किसी से भी, बस आंसर में किससे हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इफ सम ऑफ और एलिमेंट, देखिए ये तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसे मैं समझाता हूँ आपको इस लैंग्वेज में कि कहना क्या चाहता है ये। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये कहता है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है तो उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं इजी बनाने के लिए। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ये है। अब इसको अगर मैंने सॉल्व करना है तो इसको मैं 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस, क्योंकि प्लस था तो इसलिए प्लस ही लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता और इसको सॉल्व करने पे सपोज मेरा आंसर आ जाता 100 आ जाता, ठीक है, इसको सॉल्व करने में मेरा आंसर 100 आ जाता, तो इन दोनों को सॉल्व करके मेरा आंसर 100 ही आता, चाहे तो इसका 50 होता और प्लस इसका 50 होता, 100 आ जाता, या ये 40 या ये 60, मतलब कुछ भी करके इनका आंसर मेरा 100 ही आता। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5 कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये रही। इफ, देखिए ये भी मैं आपको समझाता हूँ अपने लैंग्वेज में कि क्या कहना चाहता है ये। इसके लिए एक एग्जांपल लेना होगा हमें, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं कोई, मैं एग्जांपल लिखता हूँ अपनी तरफ से। ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, 8 9 10 11 12 13 1 2 3। अब ये है, हमें पता है ये रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है। अगर मैं इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ, ऑपरेशन ऐसे लगाते हैं जो मतलब कोई भी रूल ये अप्लाई करते हैं तो ऑपरेशन बोलते हैं, ऐसे हम चेंज इसको R1 2 टाइम ऑफ R2, ये चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब कि R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ 2 टाइम ऑफ R2। तो जैसे पीछे बताया था 3rd चैप्टर में अपने ऑपरेशन लगाए थे ना,
3.4 में वैसे ही है। अगर R1 में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, R1 प्लस में 2 टाइम ऑफ R2, देखिए इसका 2 टाइम क्या होगा 22, और उसमें R1 ऐड कर दो 8, कितना हो गया ये 30 हो गया। इसका 2 टाइम कितना होगा 24, 24 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 33। इसका 2 टाइम कितना होगा 26, 26 में 10 ऐड करेंगे तो 36। ये हमने एक ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाने अगर देखो अभी मैं करता तो इसकी वैल्यू सपोज इसकी वैल्यू आती k, इसको सॉल्व करने पे इसका डिटरमिनेंट आता k, और अब मैंने ऑपरेशन इसमें लगा दिया है, और ऑपरेशन लगाने के बाद अभी भी क्या आएगा k ही आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई ऑपरेशन लगाता हूँ तब भी उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये आने वाले मोस्टली सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये थी एक प्रॉपर्टी लास्ट। अब ये ऑपरेशन कैसे भी लगा सकते हो आप, रो में, रो 2 में, या प्लस करके या माइनस करके, जैसे मर्जी लगा सकते हो, या कॉलम से भी लगा सकते हो ये। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रो 1 में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर रो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। जिसकी तरफ एरो करते हैं हम, जिसकी तरफ से एरो स्टार्ट करते हैं वही यहाँ पर लिखते हैं, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, इसे चेंज मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और प्रॉपर्टी 6 ही होती है इसमें, ठीक है। एक प्रॉपर्टी देखिए मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाती है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पूरा 0, बिना सोचे समझे 0 लिख देना, ठीक है। क्योंकि इसका 1 कॉलम और 1 रो क्या है 0 है, तो पूरी मैट्रिक्स का आंसर कितना होगा 0 ही होगा। तो अब करते हैं इसके हम क्वेश्चंस पे आते हैं इनके, चलो ठीक है। तो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आप काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो चाहे तो इस एक्सरसाइज में से आएंगे 4.2 में से सेम क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बुक के क्वेश्चन ही आप अच्छे से करना 4.2 में से, या फिर ये पिछले जो एग्जाम्पल है या मिसलेनियस एग्जाम्पल है इन्हीं में से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी अच्छे से करनी है हमको, इसी के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 4.2 का। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है हमें 1 से लेके 5 तक। ये अब इसको देख के कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको, प्लस हो रहा है, हाँ। तो जब प्लस हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लूँगा, ठीक है। एक्स वाई जेड आ गया एक तरफ, और ये ABC जो प्लस हो रहा था ये आ गया एक तरफ। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, कैसे, अब देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड मैंने क्या बताया था पीछे, प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो देखिए प्रॉपर्टी दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा से। देखिए एक तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करिए, ये वाली सम ऑफ ये था जो 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर लिया था। एक प्रॉपर्टी और देखिए, एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई दी है कि अगर एक रो और एक कॉलम, या फिर एक कॉलम दूसरे किसी रो के या दूसरे किसी कॉलम के इक्वल होता है, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अभी पता है, हाँ ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two row of a determinant are identical then the value of determinant is 0, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये। So by using property number 5 and 3 we can say that answer is 0, क्योंकि इसमें देखिए R1 और R3 इसमें क्या आइडेंटिकल है, सॉरी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसमें कॉलम 1 और सॉरी कॉलम 2 और कॉलम 3 ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसलिए 0 + 0 आंसर इज 0। ये हमें वेरीफाई करना था, तो ये हो गया, ये काफ़ी इजी हो गया। इसे सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करके तो ये बहुत ही लेंथी हो सकता था क्वेश्चन, हमने प्रॉपर्टी का यूज करा इसलिए काफ़ी इजी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ समझ आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें, देखिए मैं बताता हूँ आपको।
क्वेश्चन 2, इसको नोट कर लेता हूँ पहले मैं। इसको भी हमें जीरो के ही इक्वल प्रूव करना है। इसको हमें आंसर की हमारा जीरो आना चाहिए इसमें। तो देखिए प्रॉपर्टी तो अभी यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई से लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। हम ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा नहीं सकते ऊपर जो लगाई थी हमने, क्योंकि इसमें तो सारे ही माइनस हो रहे हैं। एक रो में या एक कॉलम में नहीं है, किसी में, तीनों में ही है। तो इसमें कोई ऑपरेशन लगा के देखते हैं थोड़ा जिससे सिंपल हो जाए। ऐसे में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन कैसे लगाएं? अगर मैं R1 को, R2 को और R3 को प्लस कर दूँ, ये ऑपरेशन आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेंगे चाहे सूटेबल हो। ठीक है, मेरे को देखो यहाँ पर दिखा कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ, R1, R2 और R3 को प्लस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, अगर देखिए a माइनस बी और प्लस करता हूँ b माइनस सी और प्लस करता हूँ c माइनस ए, तो जब मैं प्लस करूँगा तो क्या आ रहा है? जीरो, 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 सारे ही जीरो आ गए ये। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी होगी थोड़ी सी। जीरो जीरो आ गए। अभी मैंने प्रॉपर्टी लास्ट में बताई थी क्या, कि अगर सारे एलिमेंट एक रो के या एक कॉलम के जीरो होते हैं तो उसका आंसर भी क्या होता है? जीरो होता है। आया समझ? या फिर देखिए, इसको अभी मैंने रो 1 में चेंज करा था, अगर इसको कॉलम में भी चेंज करते तब भी हो सकता था ये क्या? देखिए ज़रा, हो सकता था, नहीं हो सकता था। अगर हम तीनों कॉलमों को ऐड करते, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए को अगर हम ऐड करते, a से a कैंसिल होता, b से b और c से c कैंसिल होता, हाँ तब भी हो जाता, तब भी इसका आंसर जीरो जाता। आप कॉलम 1 वाला भी ऑपरेशन लगा सकते थे, कॉलम 1 में चेंज करके कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके भी आंसर लेके आ सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे लिखें? तो देखिए इसमें देख के पता कैसे पता लगेगा इसका। एक चीज़ देखो, पहली और दूसरी रो तो क्या है, काफ़ी छोटा डिजिट है कंपैरिजन टू कॉलम नंबर 3 के। तो ये इसका मल्टीपल है ऐसा कुछ, या कुछ कॉमन है इसमें, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी पहले। तो मैं इसको नोट डाउन करता हूँ। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86। अब देखिए जीरो कैसे लेके आते हैं इसमें। इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हम, थोड़ा इसी को हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा। स्प्लिट करके लिखते हैं इसे। तो 65, 75, 86। तो देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर कैसे पता लगेगी, ये 7 का मल्टीप्लाई है। देखिए 7 9 होता है 63, तो नहीं है। 8 9 75। लेकिन एक चीज़ कॉमन मिलेगी सब में, क्या? 7 9 63 होता है, और 63 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 65 बनेगा। 8 9 जब भी कितना होता है? 72। 72 में 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 75। 9 9 कितना होता है? 81। और 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86 मिल गया हमें कॉमन। अब इसको हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए पहले जो 65 है, 65 को हम ऐसे लिखते हैं पहले, 9 7 जा 63 प्लस में 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 8 जा 72 प्लस 3 एंड 9 9 जा 81 प्लस में 5। और अभी मैंने बताया था कि अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट दिखती है हमें, तो इसमें से 9 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 9 को हम लिखते हैं बाहर कॉमन। ठीक है, अब ये प्लस हो रहा है बीच में, तो उसको 2 पार्ट में हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 3 5 7 8 9 2 3 5। ओके, अब देखिए हो गया ये, और ये क्या है? सेम। सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आया? 9 इंटू 0 प्लस में इसका आंसर क्या आया? 0। एंड 9 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो 0 प्लस 0 इज 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका हो सकता था अगर हम इसमें क्या करते, ऑपरेशन लगाते। जैसे कि देखिए 65 है और ये क्या है? कॉलम 2। अगर मैं कॉलम 2 में या कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाता, मैं सपोज अभी कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, कि कॉलम 2 को सबको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ
कॉलम सब में क्या ऐड कर दूँ, कॉलम 1 ऐड कर दूँ। तो देखिए 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 में 2 ऐड करेंगे 65, तो ये हो जाएगा 65। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 86। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम, तब भी आंसर क्या आना है हमारा, 0। तो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप करिए। तो ये क्वेश्चन थे, इसके बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेंगे। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम ये सब